जी नमस्कार। करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज प्रत्येक दिन की भांति फिर मैं आपके लिए 10 पॉइंट्स लेके आया हूं और ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे थंबनेल में भी देखा होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। ये सारे करेंट अफेयर्स यदि आप प्रत्येक दिन डे 1 डे 2 से इस तरह से यदि पूरा पढ़ लिए और एग्जाम हॉल में आप चले गए तो फिर एग्जाम में निश्चित रूप से है 10 से 15 करेंट अफेयर्स जरूर आप मार पाएंगे। चलिए समझते हैं। आज का पहला पॉइंट है बहुत जरूरी है नामक अभियान। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है नामक अभियान। ये अभियान क्या है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, कहां प्रारंभ किया गया है, यह जरूरी है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। बहुत जरूरी है नामक अभियान अभी हाल ही में भारतीय एक्सा ने 2 राज्यों में स्टार्ट किया है। अब भारतीय एक्सा क्या है? एक साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनी है। मैंने क्या कहा? भारतीय एक्सा ये एक कंपनी है साधारण बीमा क्षेत्र की, साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनी है ना। क्या है? भारतीय एक्सा। इन्होंने अभी हाल ही में 2 राज्य में यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक अभियान स्टार्ट किया है। कहां कहां किया है? महाराष्ट्र और कर्नाटका में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत जरूरी है नामक अभियान स्टार्ट किया गया है। भारतीय एक्सा कंपनी जो कि साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनी है, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों को फसल सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करना, है ना। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मोटो है ना, क्या मोटो है कि किसानों को फसल सुरक्षा के बारे में, किसानों को फसल सुरक्षा, है ना, किसानों को फसल सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना, ताकि किसान अपने फसल की सुरक्षा कर सके। नहीं तो किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है? तो भारतीय एक्सा के द्वारा। और भारतीय एक्सा साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनी है। क्लियर है? तो किस किस राज्य में? महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत जरूरी है नामक अभियान प्रारंभ किया गया है। क्या किया गया है? बहुत जरूरी है नामक अभियान प्रारंभ किया गया है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 2 है आपका आपदा प्रबंधन पुरस्कार। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार मोदी के समय यह शुरुआत हुई है आपदा प्रबंधन पुरस्कार का, है ना, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए दी जाती है ना। तो मैं बात करता हूं आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यानी भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, किसके नाम पर? किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, है ना, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्या किया गया? आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा मेरे भाई? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी 2019 को हुआ। कब हुआ इसकी शुरुआत? 23 जनवरी 2019 को। और प्रथम पुरस्कार विजेता हैं गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसके प्रथम विजेता कौन है? राष्ट्रीय प्रबंधन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो कौन है? गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। कौन है? गाजियाबाद स्थित, है ना, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बल। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बल जो गाजियाबाद में स्थित है, इन्हीं की 8वीं बटालियन, यानी इसे शॉर्ट में यदि कहें तो एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन ने जीता है। बटालियन ने, है ना,
8वीं बटालियन ने जीता है, यानी एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन ने यह पुरस्कार जीता था, यानी सबसे पहला पुरस्कार, यानी कि 23 जनवरी 2019 यानी 2019 में स्टार्ट हुआ और इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बल जो एनडीआरएफ के नाम से जाने जाते हैं, यह स्थित है गाजियाबाद वाले राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बल को जो है राष्ट्रीय प्रबंधन पुरस्कार 2019 में दिया गया। इसके सुर्खियों में आने का वजह है कि 2020 में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो कहिएगा कुमार मुन्नन सिंह को। किसको दिया गया? कुमार मुन्नन सिंह को। कुमार मुन्नन सिंह को जो है यह पुरस्कार मिला, यानी कुमार मुन्नन सिंह को 2020 में। कब मिला? 2020 में राष्ट्रीय प्रबंधन पुरस्कार जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा 23 जनवरी 2019 को। इसके प्रथम विजेता हैं राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन जो गाजियाबाद में स्थित है। 2020 में यह पुरस्कार जीता कुमार मुन्नन सिंह ने, और कुमार मुन्नन सिंह को एक प्रमाण पत्र के साथ साथ क्या क्या मिला? एक प्रमाण पत्र दिया गया, साथ में 5 लाख की राशि दी गई। नहीं, कुमार मुन्नन सिंह को। किसको दिया गया? कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया। क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 में कुछ ट्रॉफी हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। सबसे पहला नंबर ट्रॉफी से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। देवधर ट्रॉफी के विजेता कौन है? यह क्वेश्चंस पूछा जाता है। देवधर ट्रॉफी 2019-20 इनके विजेता कौन हैं? तो कहिएगा देवधर ट्रॉफी के विजेता हैं इंडिया बी। कौन है? इंडिया बी। विजेता को भी से मैं लिख रहा हूं, विजेता है इंडिया बी। ध्यान दीजिएगा, इंडिया बी। और उप विजेता को मैं यू से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, उप विजेता यू भी है ना। तो इसके उप विजेता हैं इंडिया सी। कौन है? इंडिया सी है। क्लियर है? तो यानी देवधर ट्रॉफी 2019-20 के विजेता हैं इंडिया बी, उप विजेता हैं इंडिया सी। क्लियर है? एकदम अच्छी तरीका समझेंगे। अब मैं बात करता हूं रणजी ट्रॉफी 2019-20। एकदम ध्यान से देखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2019-20। रणजी ट्रॉफी 2019-20 में विजेता रहे सौराष्ट्र, हराया किसको? बंगाल को। याद रखिएगा, विजेता टीम रहा सौराष्ट्र, है ना, और उप विजेता टीम रहा बंगाल। उप विजेता टीम कौन रहा? बंगाल रहा। यानी कि सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता और हरा के बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी की 2019-20 में रणजी ट्रॉफी खिताब सौराष्ट्र ने जीत लिया। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं तीसरा नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी। एकदम ध्यान से देखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हैं कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता रहे कर्नाटक और उप विजेता कौन रहे? मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी के उप विजेता कौन रहे? मुंबई रहे। और जीता किसने? कर्नाटका ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी। क्लियर हुआ? अच्छी तरीका से देखिए, देवधर इंडिया बी, उप विजेता इंडिया सी। रणजी ट्रॉफी 19-20 विजेता सौराष्ट्र, उप विजेता बंगाल। विजय हजारे ट्रॉफी विजय कर्नाटका, विजय हजारे विजेता कर्नाटका, उप विजेता रहा मुंबई। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं दिलीप ट्रॉफी 2019-20। क्लियर है? दिलीप ट्रॉफी 2019-20 एकदम ध्यान से देखेंगे। दिलीप ट्रॉफी 2019-20 ध्यान दीजिएगा। तो दिलीप ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन है मेरे भाई? तो इंडिया रेड हैं। कौन है? इंडिया रेड। कौन है? दिलीप ट्रॉफी 19-20 के विजेता हैं इंडिया रेड। कौन है? इंडिया रेड। दिलीप ट्रॉफी का पहला संस्करण आपको पता होगा 1961-62 में खेला गया था। दिलीप ट्रॉफी का पहला संस्करण कब आया था? 1961-62 में। और सबसे सफल टीम जो रही थी इसमें नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन था, जिन्होंने क्या हरा बार सफल हुआ था। तो क्लियर हुआ? यानी कि ट्रॉफी की यदि बात करें थर्ड पॉइंट्स में, तो देवधर ट्रॉफी इंडिया बी ने जीता, इंडिया सी हारा। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने जीता, बंगाल को हराया। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक ने जीता, मुंबई को हराया। और दिलीप ट्रॉफी 2019-20 जीता किसने?
इंडिया रेड ने जीता। किसने जीता? इंडिया रेड ने। क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 का। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट में एक पुस्तक है जिनको जो है बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छा बनता है यहां से। देखिए, है ना, पॉइंट नंबर 4। चलिए, पॉइंट नंबर 4 में है वर्ल्ड शुगर। वर्ल्ड शुगर, वर्ल्ड शुगर, वर्ल्ड शुगर एक उपन्यास है। ये क्या है? एक उपन्यास है ना, जिनकी लेखिका है अवनी दोषी। वर्ल्ड शुगर उपन्यास के लेखिका हैं, है ना, वर्ल्ड शुगर उपन्यास के लेखिका महोदय हैं अवनी दोषी। कौन है मेरे दोस्त? अवनी दोषी है। वर्ल्ड शुगर उपन्यास के लेखिका हैं अवनी दोषी। ये दुबई में भारतीय मूल की लेखिका हैं अवनी दोषी, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड शुगर के लिए इस उपन्यास को 2020 के लिए बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है, इसी वजह से मैंने इस पुस्तक को उठाया, वर्ल्ड पुरस्कार। क्लियर है? कहां शामिल किया गया है? बुकर पुरस्कार की श्रेणी में। बुकर पुरस्कार, यदि बुकर पुरस्कार की हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे दोस्त? इसकी शुरुआत हुई थी, बुकर पुरस्कार की शुरुआत, है ना, 1969 में, है ना। कब पुरस्कार हुआ था शुरुआत? 1969 में। अब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। क्लियर है? कितनी राशि दिया जाता है इसके तहत? 60,000 पाउंड की राशि दिया जाता है। क्लियर है? कितना? 60,000 पाउंड की राशि जो है, 60,000 पाउंड की राशि बुकर पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। और अभी हाल ही में अवनी दोषी के एक उपन्यास है वर्ल्ड शुगर, जिन्हें बुकर पुरस्कार की श्रेणी में जो है ले लिया गया है ना। क्लियर है? वर्ल्ड शुगर याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट। पांचवा पॉइंट है ऑक्सीजन पार्लर। जी हां, ऑक्सीजन पार्लर, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन पार्लर कहने का मतलब है ऑक्सीजन पार्लर, यानी ऑक्सीजन पार्लर है क्या, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो यह भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर नासिक रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। कहां खोला गया है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, नासिक रेलवे स्टेशन पर। नासिक कहां पड़ता है? नासिक कहां पड़ता है आपको पता होगा, महाराष्ट्र में। नासिक रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला, कौन सा है ना, भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर कहां खुला है? तो नासिक रेलवे स्टेशन पर खुला है। कहां खुला है? नासिक रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। यह ऑक्सीजन पार्लर क्या है? इसका मकसद क्या है? कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नहीं, यानी ऑक्सीजन पार्लर के तहत रेलवे स्टेशन परिसर में तरह तरह के पौधे लगाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? ऑक्सीजन पार्लर के तहत रेलवे स्टेशन के परिसर में, रेलवे स्टेशन के परिसर में, है ना, कहा भाई? रेलवे स्टेशन के परिसर में तरह तरह के पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाए जाएंगे, है ना, तरह तरह के पौधे लगाए जाएंगे। इन्हीं को कहा गया ऑक्सीजन पार्लर, क्योंकि वायु प्रदूषण से निपटना है, इसी वजह से यह प्रारंभ किया गया ऑक्सीजन पार्लर नासिक रेलवे स्टेशन पर, जो कि भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। और आज का पॉइंट नंबर 6 है सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता, जी हां, ये एक पुस्तक है, सियासत में सदस्यता, जिनका विमोचन, है ना, जिनका विमोचन सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, है ना। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, यानी बिहार सरकार जो है सियासत में सदस्यता पुस्तक को क्या किया? विमोचित किया। इसे विमोचन किया गया इन्हीं के द्वारा। इनके लेखक हैं विजय कुमार चौधरी,
है ना। सियासत में सदस्यता के लेखक हैं विजय कुमार, कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी, और विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो है विजय कुमार चौधरी। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है सियासत में सदस्यता, जिनका विमोचन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यानी 7वां नंबर पॉइंट की। एकदम ध्यान से समझिएगा, आज 10 पॉइंट है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छूट जाएगा तो फिर हो ना हो मिस्टेक हो सकता है 1 नंबर, और हम नहीं चाहते हैं कि आप एक भी नंबर मिस्टेक करें एग्जाम में। आज का 7वां नंबर पॉइंट है ई ज्ञान मित्र। ध्यान दीजिएगा, ई ज्ञान मित्र क्या है? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप, ध्यान दीजिएगा। तो ई ज्ञान मित्र जो मोबाइल ऐप है, इनका संबंध किससे है? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप अभी हाल ही में, है ना, अभी हाल ही में DNHDD, है ना, DNHDD ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? DNHDD। अब DNHDD है क्या, इसे समझते हैं। तो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली, है ना, और दमन और द्वीप है, दमन और द्वीप। दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप नहीं, ये ऐसा लिखिए, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के लिए, किस लिए? ऑनलाइन शिक्षा के लिए अभी हाल ही में ई ज्ञान मित्र लॉन्च किया गया है। दादर नगर हवेली, जो आपको पता होगा ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित हुआ करता था, अब इन्हें क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया और इनकी एक राजधानी बनाया गया जिनका नाम है दमन। पूछेगा एग्जाम में, राजधानी बनाया गया जिनका नाम रखा गया दमन, और इनके प्रशासक महोदय हैं, प्रशासक, है ना, इनके प्रशासक महोदय हैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, है ना। कौन है? प्रफुल्ल पटेल जो है इनके प्रशासक हैं। अब इन्हें मर्ज कर दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिला दिया गया, और इन्हीं के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए, किस लिए किया गया? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप का प्रारंभ ऑनलाइन शिक्षा को दिया जा सके। इस कोरोना काल में लोगों की शिक्षा बाधित नहीं हो, लोग शिक्षित होते रहे, उन्हें शिक्षा के माध्यम से ऊपर चढ़ाया जा सके, इनके लिए दादर नगर हवेली यानी DNHDD के द्वारा क्या किया गया? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्लियर हुआ? कौन सा लॉन्च किया गया? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आज का पॉइंट नंबर 8। 8वां पॉइंट क्या कहता है, अब इसे समझते हैं। एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जिन्हें हड़बड़ाहट है वो अपना चाल बढ़ा लें, चाल बढ़ाकर देख सकते हैं। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 8। और आज का जो 8वां पॉइंट है वह है राजनीतिक मूर्खता, यानी पॉलिटिकल अब्सर्डिटी। देखिए ध्यान से, राजनीतिक मूर्खता। देखिए मैं ये पॉइंट क्यों उठाया है, पॉलिटिकल अब्सर्डिटी का पॉइंट्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जारी तथाकथित राजनीतिक नक्शे में, है ना, भारत के अभिन्न हिस्सों को पाकिस्तान ने अपना बताया है ना। क्या बताया है? पाकिस्तान ने अपना बताया है, और वह भारत का कौन सा हिस्सा है? तो पहला है लद्दाख। क्या है? लद्दाख है पहला। दूसरा है जम्मू कश्मीर, दूसरा है जम्मू कश्मीर, है ना। और तीसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पड़ता है? गुजरात में। क्लियर है? तीसरा क्या है? जूनागढ़ है, और पड़ता क्या है? गुजरात में। तो कहने का मतलब है अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जारी तथाकथित राजनीतिक नक्शे में भारत के अभिन्न हिस्सा है, जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, इनको पाकिस्तान ने अपना बताया है। इसी पर भारत ने पाक के इस कदम को कहा राजनीतिक मूर्खता, यानी पॉलिटिकल अब्सर्डिटी कहा भारत ने पाकिस्तान को।
क्यों कहा भाई? इसी कदम को उठाया जो उन्होंने, जो दूसरे के हिस्से को यानी भारत के हिस्से को उन्होंने अपना बताया, इस वजह से मुझे क्या कहा गया? पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल अब्सर्डिटी यानी राजनीतिक मूर्खता का। क्या कहा? राजनीतिक मूर्खता कहा भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को। किस कदम को? जो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में तथाकथित राजनीतिक है ना नक्शे में भारत के अभिन्न हिस्सों को जो अपना बताया, इसी वजह से भारत ने राजनीतिक को, पाकिस्तान को क्या कहा? राजनीतिक मूर्खता कहा, पॉलिटिकल अब्सर्डिटी का। क्लियर है? समझ रहे चीजों को। और आज का बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 यानी सेकेंड लास्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए, सुरेना रोबोट। एकदम अच्छा पॉइंट है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है। एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी बोलने वाली प्रथम रोबोट थी रश्मि और एग्जाम में वो आया। इस बार मैं बता रहा हूं सुरेना रोबोट जो ईरान ने बनाया है। एकदम याद रखिएगा, सुरेना रोबोट इसका रिलेशन है ईरान से। किसने बनाया? ईरान ने बनाया सुरेना रोबोट, जो 100 भाषाओं को बोलने और समझने में सक्षम है। कितने भाषाओं को? 100 भाषाओं को। एकदम ध्यान दीजिएगा, 100 भाषाओं को बोलने, 100 भाषाओं को बोलने एवं समझने में सक्षम है। समझे? कहने का मतलब है 100 भाषाओं को बोलने और समझने में सक्षम रोबोट बनाया है ईरान ने, जिनका नाम है सुरेना रोबोट। क्या नाम है? सुरेना रोबोट। हाल ही में ईरान के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? किसके द्वारा बनाया गया है? ईरान के द्वारा अभी हाल ही में सुरेना रोबोट बनाया गया है, जो 100 भाषाओं को बोल सकता है, उनकी भाषाओं को समझ सकता है, व्यक्तियों से हाथ मिला सकता है, गले लग सकता है, यानी सारे ह्यूमैनिटिक व्यवहार वो करने में सक्षम है। क्लियर है? तो ईरान का रिलेशन किससे जाता है? सुरेना रोबोट से। और आज का लास्ट पॉइंट है आपका SBI। जी हां, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा किया है। SBI ने क्या घोषणा किया है? SBI ने कोविड-19 से लड़ने के लिए, किससे? कोविड-19 से लड़ने के लिए 2020-21 जो है के लिए इन्होंने अपने वार्षिक लाभ का, SBI ने कहा कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए है ना, SBI ने कहा कि अपने वार्षिक लाभ का, जितना उसको वार्षिक लाभ होगा, अपने वार्षिक लाभ का है ना 0.25% जो है देने की यानी प्रदान करने की घोषणा की। 0.25% प्रदान करने की घोषणा की है ना। 0.25% प्रदान करने की जो है घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो कहिएगा SBI के द्वारा। अब मैं यदि SBI की बात करूं तो SBI से तो आप लोग परिचित होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी स्थापना जुलाई 1955 में हुआ था, है ना। इसका टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। क्या है? सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही पॉइंट्स और वही स्टैटिक जीके मैं लेकर के आता हूं। इसे बिल्कुल स्किप ना करें, इसे देखते चलें, एग्जाम में आपको इसका फायदा नजर आ जाएगा। सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, इसका टैगलाइन है SBI का। क्लियर है? SBI का क्या टैगलाइन है? सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। स्थापना जुलाई 1955 में हुआ था। इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया कोविड-19 से लड़ने के लिए वार्षिक लाभ का 0.25% प्रदान करने की घोषणा अभी हाल ही में इनके द्वारा किया गया है। SBI के यदि अध्यक्ष की बात करें, SBI के अध्यक्ष की यदि बात करें, SBI का अभी अध्यक्ष है, हाल ही में करंट अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। कौन है मेरे भाई? रजनीश कुमार SBI के अभी अध्यक्ष हैं। और इन्हीं द्वारा क्या घोषणा की गई है? कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है इन्होंने अपने वार्षिक लाभ का यानी 1 वर्ष के दौरान SBI को जो लाभ होगा इसका 0.25% जो है
कोविड-19 से लड़ने के लिए ये प्रदान कर देगा, उतना सा राशि इनको दिया जाएगा कोविड-19 के लिए दान स्वरूप। क्लियर है? तो ये हुआ एसबीआई। समझ में आया? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी स्थापना जो है जुलाई 1955 में। इसका टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। इसके नए अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। क्लियर हुआ? तो आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत सुंदर रहा होगा। तो जरूर आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि एक से एक क्लास मैं आपको दे पाऊं और वो क्लास आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।